गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है लेसन 8। पिछले अध्याय में देखे थे लेसन 7 में हम लोग देखे थे मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन, संचार। बच्चों आप लोग बस्तियों के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। और हम लोग परिवहन और साथ में संचार भी पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग लेसन 8 में मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। बच्चों हम लोग उष्णकटिबंध यानी गर्मी वाले क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाएंगे? उष्णकटिबंध। तो हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में इस लेसन में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेसन 8 मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी। रेणुका कैसी थी? रेणुका बहुत खुश थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद घर आए थे। रेणुका क्यों खुश थी? क्योंकि उसके चाचा कितने दिन बाद घर आए थे? 4 महीने के बाद। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। बच्चों हम लोग देखेंगे वन्य जीव जंगलों में रहने वाले जानवरों के क्या थे? फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। रेणुका की रुचि किसमें थी? जंगलों में रहने वाले जीवों के बारे में और जंगलों के बारे में उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी। किसको? रेणुका को। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा क्या करती थी? आकर्षित करती थी। उस तस्वीर की ओर आकर्षित होती जा रही थी। यह है जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय, किसका? रेणुका का। दूर भूमि स्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा क्या करता था? आकर्षित करता था। अब देखेंगे हम लोग उससे आगे। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म वनों से हैं। उसके चाचा क्या बोलते हैं कि आप विश्व के विभिन्न भागों से लोगों को देख सकती हैं। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान है, कुछ बर्फीले हैं प्रदेशों से हैं और कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। रेणुका ने क्या कहा कि वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनकी भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। श्रीकांत चाचा ने क्या कहा? वे दिखते भले अलग हैं, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे जैसे भी उनको आवश्यकता पड़ती है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं। श्रीकांत चाचा ने क्या कहा कि शायद उनके बच्चे भी तुम्हारी तरह ही खेलते हैं। कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं। हम लोग के बीच में भी ऐसे होता है ना, आप लोग के बीच में भी ऐसे होता है। जब आप लोग का बचपन रहा होगा तो छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई करते थे, फिर आपसे समझौता कर लेते थे। उसी प्रकार उनमें भी है। गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में अपने परिवार के क्या करते हैं? मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं।
वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री यानी वनों से विभिन्न प्रकार के सामान एकत्र करने के लिए वे सीख जाते हैं। अध्याय 8 और 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासों के बारे में सीखेंगे। अमेजन बेसिन में जीवन किसके बारे में पढ़ेंगे? अमेजन बेसिन में लोगों का जीवन किस प्रकार चल रहा था उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम क्या देखेंगे? मानचित्र। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश किस रेखा के मध्य स्थित है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। कहाँ से? अमेजन बेसिन से, है ना। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि पश्चिम के पर्वतों से निकलकर यह कहाँ जाती है? पूर्व में अंध महासागर में वह कैसे पहुंचती है। अब देखेंगे, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर किसका निर्माण करती हैं? अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। साथ में यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है यानी बहती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। हम लोग मानचित्र देखेंगे तो हमें पता चलता है ना। बुक वाले मानचित्र पे हमें पता नहीं चलेगा। तो बच्चों आइए इससे आगे हम लोग देखते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, कौन? स्पेन के अन्वेषकों लोगों ने जब नदी की खोज की तब सिर पर क्या पहने हुए थे? सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के किसकी? अमेजोन्स नामक कौन थी? एक महिला योद्धा थी जो आक्रामक समूह की याद दिला दी। उस समूह की वे क्या कर दिए? याद दिला दिए। इस प्रकार यहाँ का नाम क्या पड़ा? अमेजन पड़ा। शब्दावली।
सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग। क्या छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है। जो मुख्य नदी से मिलती है, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका क्या कहलाता है, बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जिस क्षेत्र से पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका क्या कहलाता है, बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। हम उसके आगे देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग जलवायु। वैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जलवायु के बारे में, जलवायु किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे मौसम है ना, ये क्या हो गया, जलवायु के अंतर्गत आएगा। जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अमेजन बेसिन किस रेखा के आसपास फैला हुआ है, भूमध्य रेखा के। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होती है तथा शरीर में कैसी होती है, चिपचिपाहट होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ का मौसम दिन रात कैसी होती है, दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होती है तथा शरीर में क्या महसूस होती है, जब हम लोगों के शरीर से जब पसीना निकलती है उसके बाद हमारा शरीर कैसे लगता है, चिपचिपाहट महसूस होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। हम देखेंगे हम लोग वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 8.3 वन इतने सघन होते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए अमेजन वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत से बनी होती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि कैसी है, एकदम घने उगाते हैं। वन इतने घने हो जाते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत से बन जाती है। इतनी घनी आती है वहाँ की जंगलों में घास कि एक छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ की भूमि कैसी रहती है, प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। कौन कौन से परजीवी पौधे के रूप में, आर्किड एवं ब्रोमेलाइड। परजीवी किसको कहेंगे, दूसरों के ऊपर आश्रित रहना, है ना। तो वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग
वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। तो टूकन और गुंजन पक्षी रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, सलाथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाई जाती है। ये रहा टैपीर। हम लोग के शायद मैं पहली बार सुन रही हूँ नाम। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इस वनों में पाई जाती है। सांप और सरीसृप हमारे इधर भी पाए जाते हैं, आप लोग को देखने को भी मिलता होगा। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। क्या क्या? मगर, सांप, अजगर एवं एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में क्या करते हैं? निवास करते हैं, रहते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन अवधारण रूप से समृद्ध है। यह देख लेते हैं हम लोग। ब्रोमीलायड, हम लोग कहाँ पढ़े थे? ब्रोमीलायड ये क्या है? परजीवी पौधे के रूप में, है ना। कौन कौन? ब्रोमीलायड और आर्किड। ब्रोमीलायड पढ़ेंगे हम लोग। एक विशेष प्रकार का पौधा जो अपने पत्तियों में जल कर संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पैकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। और यहाँ पर है कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं। इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं और वे मुख्यतः कौन कौन सी खेती करती हैं? टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही दहन कृषि पद्धति का उपयोग प्रयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन एवं दहन कृषि आप लोग 8th क्लास में पढ़ेंगे। और है यहाँ पर कर्तन एवं दहन कृषि किसे कहेंगे? यहाँ के लोग क्या करते हैं? पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर साफ कर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा होती है। जमीन के इस टुकड़े को क्या किया जाता है? बार बार प्रयोग से मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वह कमी हो जाती है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। फसल उगाने के लिए फिर दूसरे स्थान पर साफ किया जाता है।
तो बच्चों इनका मुख्य आहार है मेनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह पहलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी एवं मक्का, कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ पर किस किस चीज़ की खेती होती है? साथ में कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। होमवर्क दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। जो ये है आप लोग का 7 पार्ट से। ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। भारत में पदस्थापित रही निम्नलिखित महिलाओं के नाम लिखिए। शिक्षक शिक्षिका की सहायता से लिखिए। आप लोगों को रिकॉर्ड में लिखवाया गया है। तो आप लोग लिखेंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायाधीश के न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? महिला पदस्थापित रही, है ना? ये है। और एक क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए, ये फर्स्ट सेकेंड दो क्वेश्चन। अपने क्षेत्र में प्रमुख पद पर कार्यरत महिलाओं की सूची बनाइए। तो कार्यरत महिलाओं की सूची बनाना है। ये तो होमवर्क है। होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।